प्रिय छात्रों, ब्रिटिश सर्वोच्चता ब्रिटिश पारामाउंसी के अधीन ये चौथा क्लास है। इसके पिछले 3 क्लास में जो नीतियां थी अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति, उसमें 3 नीतियों का अध्ययन कर चुके थे। एक समान अधिकार की नीति, एक घेरे की नीति और एक अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का, जो 1857 ईस्वी तक चला। आज के क्लास में जो बाकी बचे हुए 2 नीतियां हैं, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं कि अधीनस्थ संघ की नीति यानी सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी, और समान संघ की नीति इक्वल यूनियन पॉलिसी, जो इसके बाद का खंड है, 35 से लेकर के 1947 तक। तो ये ब्रिटिश सर्वोच्चता के इन 2 नीतियों का अध्ययन हम लोग आज की क्लास में करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए कि इस नीति का जो था, यानी अधीनस्थ संघ की नीति का जो पृष्ठभूमि था कि क्यों अपनाया गया, आखिर अंग्रेजों ने अधीनस्थ संघ की नीति क्यों न अपनाई, पूर्व की नीति को क्यों छोड़ दिया। तो इसकी पृष्ठभूमि थी साहब 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह ने 2 तथ्यों को साबित किया। 2 तथ्यों को सिद्ध किया। वो 2 तथ्य क्या थे, वो आपको जानना पड़ेगा। उसमें पहला तथ्य ये था कि जिन देशी रियासतों का अस्तित्व बना रहा, इन देशी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और दूसरा तथ्य यह सिद्ध हुआ कि जिन रियासतों को व्यापकता सिद्धांत के तहत हड़प लिया गया, यानी अंग्रेजों ने उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो ऐसे रियासतों ने ही विद्रोह किया था। ऐसे रियासतों ने क्या किया? विद्रोह किया। तो 1857 के विद्रोह ने ये 2 बातें साबित की। बता रहे हैं आपको बहुत पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम शक्ल देख के ही समझ जाते हैं कि कौन सा चीज है। इसके बावजूद भी अगर हम मेरे लेक्चर्स में वो बात नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो साहब, हमने कहा आपको कि ये नीति अपनाने की पृष्ठभूमि क्या थी, तो 1857 का विद्रोह। ठीक है, इनका मोबाइल में लगा दीजिए वो। तो 1857 का विद्रोह कैसे था? तो 1857 के विद्रोह ने 2 बातों को स्पष्ट किया। अभी आपको बताया हमने कि मुगलों के पतन के बाद बहुत सारे देशी रियासतों का उदय हो चुका था। अब उन देशी रियासतों के बारे में बात की जा रही है कि 1857 ईस्वी तक आते आते कुछ देशी रियासत थी जिनके स्वतंत्रता को अंग्रेजों ने बनाए रखा, और कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जिनको व्यापकता सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उनको अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इसलिए व्यापकता सिद्धांत को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जानना आपके लिए अनिवार्य है। क्योंकि कल के क्लास में आप नहीं थे, इसीलिए आप आज पूछ रहे हैं, तो उसको आपके लिए स्पेशली बताना जरूरी। व्यापकता सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 में एक गवर्नर जनरल भारत में बन करके आया, जिस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये 1848 से लेकर करके 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। पूर्व
के गवर्नर जनरल ने भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। इधर देखिए आप, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, लेकिन लॉर्ड डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था, एक्सट्रीम इंपीरियलिस्ट था। पूर्व से यह अंतर था, एक होता है साम्राज्यवादी, मतलब कुछ नियमों कानूनों का पालन करके वो साम्राज्यवाद कर रहा है, और घोर साम्राज्यवादी वो होता है जो सारे नियम कानूनों को ताक पर रख करके अपने साम्राज्यवाद के लिए नए नए नियम गढ़ता है, जो नियम खुद गैर कानूनी होता है। तो लॉर्ड डलहौजी इसी प्रकार का एक घोर साम्राज्यवादी था, और आते के साथ उसने क्या किया कि एक थ्योरीज घोषित की। उस थ्योरीज का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यवगत सिद्धांत। और ये थ्योरी जारी किया उसने देसी रियासतों के पर। इसके तहत उसने कहा कि हम देसी रियासत का 3 कैटेगराइजेशन करेंगे। देसी रियासत जितनी भी लगभग 600 हैं, तो उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, 3 क्लास में क्लासिफाइड करेंगे। उसने कहा कि जो देसी रियासतें प्राचीन काल से बनी आ रही हैं, यानी मौर्यों के समय भी थी, गुप्तों के समय भी थी, तुर्कों के समय भी थी, मुगलों के समय में थी, उनका अस्तित्व हमेशा से बना रहा। यदि उन देसी रियासतों के वैध उत्तराधिकारी नहीं है राजा के, यानी राजा निसंतान है, तो ऐसे राजा को गोद लेने का अधिकार होगा, नहीं दत्तक पुत्र वो रख सकता है। क्लियर? दूसरा कैटेगरीज में उसने कहा कि वो देसी रियासतें होंगी जिसकी स्थापना मुगलों ने की थी। इसके बारे में कहा कि इनका भी अगर वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो इनको भी दत्तक पुत्र लेने का अधिकार है, लेकिन अंतर यह है कि हमसे पूछ लेंगे, हम आम तौर पे परमिशन दे दिया करेंगे। ठीक है? और तीसरा कहा उसने कि जो ब्रिटिश सनद के द्वारा देसी रियासत बना है, नहीं जिसको अंग्रेजों ने बनाया है, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। अगर उनके वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर वो देसी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसी के तहत झांसी को मिलाया गया, उदयपुर को मिलाया गया, करौली को मिलाया गया, बघात को मिलाया गया। बात समझ में आ रही है? अवध को तो व्यवगत सिद्धांत के आधार पर नहीं मिलाया जा सकता था, क्योंकि बिरजिश कदर उसका उत्तराधिकारी था, बेटा था, तो उसको कुशासन के आधार पर मिला लिया गया, बैड गवर्नेंस के आधार पर। हालांकि बैड गवर्नेंस के लिए अंग्रेजी उत्तरदायी थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश व्यवगत नीति के तहत जो रियासतें स्वतंत्र रही, उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। आप बात समझ में आई? और जो जिन रियासतों को अंग्रेजों ने हड़प लिया, उन्होंने ही भाग लिया था 1857 के विद्रोह। क्लियर? तो 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था कि जिसमें कैनिंग ने यह विचार व्यक्त किया कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, इतना विध्वंसकारी था। वो तो कहिए कि देसी रियासतों ने साथ दिया अंग्रेजों का, नेपाल के गोरखाओं ने साथ दिया, सबसे बड़ी बात है सिखों ने साथ दिया। तो इन सभी के सेनाओं के सहयोग से विद्रोह को दबा दिया गया, वरना भारत उसी समय स्वतंत्र हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से जो है वो उपर्युक्त कारणों से, ये जो आप देख रहे हैं, उपर्युक्त कारणों से नीति में परिवर्तन आया, ब्रिटिश नीति में। और वो परिवर्तन क्या था साहब? वो परिवर्तन ये था कि अब जो है देसी रियासतों की जो स्वतंत्रता है, देसी रियासतों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। ठीक है? यानी अब किसी भी देसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा।
ये महारानी विक्टोरिया ने 1858 के घोषणा में घोषित कर दिया था। बात समझ में आ गई? तो अब मान लीजिए कि इसका मतलब है कि बड़े अंग्रेज शरीफ हो गए थे? नहीं साहब, नीतियों पर नीतियां बनाते थे और ऐसा बनाते थे जिसके प्रभाव का एहसास भारतीयों को नहीं होता था, जिसके प्रभाव का एहसास भारतीयों का नहीं होता था। तो इसके स्थान पर ये जो है अछूत तो रहेगी, परंतु उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करेंगे। उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप करेंगे मतलब समझे, अब कोई देशी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाई जाएगी, एकदम क्लियर कट घोषणा पत्र था। लेकिन अगर उनके बीच उत्तराधिकार का मामला होगा तब सरकार जो है हस्तक्षेप करेगी। ये बात क्या था? तो ये एक सोची समझी नीति का परिणाम था। इस नीति का जुड़ाव 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के साथ है। कैसे? अंग्रेज विदेशी थे। कोई भी विदेशी शक्ति होती है तो उसे किसी दूसरे देश में शासन स्थापित करने के लिए उस देश का एक समर्थक वर्ग चाहिए। अगर समर्थक वर्ग मिलेगा उसको, तभी वो वहां शासन कर पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए तो 1793 से कैसे जुड़ा हुआ कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, पहले इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई एक मोहल्ला का गुंडा है, दूसरे मोहल्ला में अगर गुंडे उसको करना होगा तो वहां एक समर्थक गुंडा वो खड़ा करेगा। ऐसे नहीं जाएगा वो। अगर ऐसे चल जाएगा तो उस मोहल्ले का गुंडा इस मोहल्ले के गुंडे को पीट देगा, तो सारी उसकी गुंडई जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जहां आदमी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है तो उस क्षेत्र का एक समर्थक वर्ग खोजता है। तो अंग्रेज विदेशी थे, यहाँ एक समर्थक वर्ग उन्होंने खोजा, और वो खोजा सबसे पहले 1793 ईस्वी के अस्थाई बंदोबस्त में। कैसे? एक सिंपल सा पॉलिसी अपनाया कि पहले जमीन खरीद बिक्री की वस्तु नहीं थी, अंग्रेजों ने इसको खरीद बिक्री की वस्तु बना दिया। कि कहा कि ये इस भूमि के मालिक जमींदार होंगे और वो टैक्स कलेक्ट कर करके हमको देंगे, और जो जमींदार अगर ये टैक्स कलेक्ट करके नहीं देगा हमको तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो नीलामी जो जमींदारी होने लगा तो जो खरीदार जमींदार थे वे सब के सब ब्रिटिश समर्थक थे। तो वहां से अस्थाई बंदोबस्त से एक समर्थक वर्ग उभर करके सामने है, और दूसरा समर्थक वर्ग बनाने की नीति इन्होंने अब शुरू की कि देखा कि अगर देशी रियासतों को मिला लेते हैं तो विद्रोह हो जाता है, अगर छोड़ देंगे कोई नीति नहीं अपनाएंगे तो इनके अंदर स्वतंत्रता की भावना उभरने लगेगी, फिर ये हमारे खिलाफ युद्ध करने लगेंगे, तो ये स्वतंत्र छोड़ भी नहीं सकते थे। तो उसकी पूर्ति के लिए कि हम इन्हें मिलाए भी नहीं और मेरे अधीन भी रहे, तो कैसे रहेंगे भाई? तो हर में घर में लड़ाई होता है, हड़िया है तो ढंढन करेगा ही। तो अगर घर है, भाई भाई है, तो कुछ ना कुछ तो विवाद होगा ही, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। उन विवादों पर वो पैनी दृष्टि रखता था, अंग्रेज रखना शुरू किया। और जहां किसी देशी रियासत में विवाद हुआ उत्तराधिकार का, तो एक भाई को कान भर देता था कि अरे वो ना राजा है, हमरे मुताबिक चलोगे तो हम तुमको राजा बना देंगे। तो इस ढंग से उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करके अंग्रेज अपने समर्थक व्यक्ति को राजा बनाने लगा। तो राज तो आजाद रहा, लेकिन जो व्यक्ति राजा बना उस राज का, वो चूंकि बाय द ग्रेस ऑफ ब्रिटिशर बने, तो वो पूरा का पूरा ब्रिटिशों के अधीन हो गया। तो शरीर तो उसका रहा, लेकिन आत्मा जो है उसका नहीं रहा।
आत्मा बिक गया था किसके हाथों? अंग्रेजों। और अंग्रेजों ने ये नीति क्यों अपनाई, ये सोचने वाली बात है, वो हम स्पष्ट कर देते हैं। अंग्रेजों ने ये जो नीति अपनाई वो इसलिए कि जानते थे कि भारत में जो आम जनता है, 1857 के विद्रोह में आम जनता ने विद्रोह किया था, और आम जनता ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो इन्हीं जमींदारों और राजाओं के नेतृत्व। आम जनता के बीच से बहुत कम क्षेत्रों में नेतृत्व भर करके सामने आया। अधिकांश नेतृत्व या तो जमींदारों ने किया या राजाओं ने किया। जैसे बिहार में कुंवर सिंह तो ये एक जमींदार थे, लेकिन पीर अली एक आम व्यक्ति मान सकते हैं, वो राजा नहीं थे। तो पीर अली भिखारी ठाकुर के तरह भी जन नेता उभरा, ये एक बात सच है, लेकिन अधिकांश नेतृत्व जमींदारों ने किया या फिर राजाओं ने किया। जैसे नाना साहब, जैसे झांसी की रानी, जैसे बेगम हजरत महल, जैसे कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, बख्त खां, ऑल ऑफ देम आर आइदर जमींदार और किंग, या तो ये सब जमींदार थे या राजा थे। तो अंग्रेज इसको समझ चुके थे कि जनता का जुड़ाव यहाँ के राजाओं या जमींदारों से, तो अगर यहाँ के जमींदार या राजा हमारे समर्थक हो जाएंगे तो जनता का समर्थन हमको 100 में मिलता है। तो इस वजह से जमींदारों को अपने पक्ष में करने के लिए नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? तो अधीनस्थ संघ की, यानी उसकी स्वतंत्रता पूरी बहाल कर दी, लेकिन एक फेडरेशन बना करके उसको अपने अधीन कर दिया। अधीनस्थ संघ की नीति का ये। और इसमें कारण क्या बताया? तो उत्तराधिकार की समस्या। तो अब देखते हैं हम लोग कि किन किन उत्तराधिकार की समस्या से किन किन रियासतों को में हस्तक्षेप किया अंग्रेजों ने। तो उसमें आप देखिए कि 1867 में टोंक के नवाब, 1867 में टोंक के नवाब में हस्तक्षेप किया और वहां अपने मनपसंद नवाब बना दिया। ठीक है, देखना पड़ेगा। 1870 में राजस्थानी में होगा। 1870 में अलवर में हस्तक्षेप किया। अलवर भी राजस्थान में है। अलवर का महाराजा बनाया इसने। उसके बाद 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ की रियासत में हस्तक्षेप किया, वहां अपने मनपसंद का बनाया। उसके बाद 1889 में कश्मीर के महाराजा में हस्तक्षेप किया। और उसके बाद 1891 में मणिपुर में। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिया जा रहा है, यहां उत्तराधिकार का मामला जब आया तो अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करके क्या किया? अपने मनपसंद राजा या जमींदार बना दिए। और ये सब किसके प्रति स्वामी भक्त हुए? अंग्रेजों के प्रति। इसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति के तहत जो है 1903 ईस्वी में 1903 में लॉर्ड कर्जन ने द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था साहब? तो 1877 में। दूसरा कब? ये 3 दिल्ली दरबार। तीसरा कब? तो 1911 में। तो ये दिल्ली दरबार होता क्या था? कि ब्रिटिश सम्राट भारत आते थे
जो ब्रिटिश प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मालिकाना। और इस दरबार में जो जितना देसी रियासत था वो सब आकर के हाजिरी देता था, नजराना देता था, जिसका अर्थ क्या हुआ कि हम आपके अधीन। तो लॉर्ड कर्जन ने जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया, उसके पीछे मूलभूत उद्देश्य यही था कि देसी रियासत अब स्वाधीन नहीं है बल्कि अधीनस्थ हैं, और उनकी अधीनता जो है, स्वामी भक्ति जो है, वो किसके प्रति है? तो ब्रिटिश क्राउन के प्रति। तो इतनी सारी बातें आपको इस 4 वाले नीति में पढ़नी है। अब जो 5वीं नीति है उसको हम लोग देखते हैं। 5वीं नीति को कहते हैं समान संघात्मकता की नीति। समान संघात्मकता नीति, इसको बोलेंगे इक्वल फेडरेशन पॉलिसी। ये कब से कब तक चला? तो 1935 से लेकर के 1947। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों को अपने समतुल्य मान लिया। और इसका कारण क्या था, क्यों माना? तो कारण सिर्फ एक था, वो था तीव्र स्वतंत्रता आंदोलन। यानी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत तीव्रता आ गई। पहले इसको समझते हैं हम लोग। अभी तक जो अब 4 नीतियां पढ़े हैं, उन नीतियों में क्या था? अंग्रेजों ने कहा कि हम सर्वोच्च हैं, तुम हमारे अधीन हो। 35 के बाद उनकी नीति परिवर्तित हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि तुम हमारे अधीन नहीं हो, तुम हमारे बराबर हो, और इस बराबरी के आधार पर जो है हम एक कन्फेडरेशन बना रहे हैं, परिसंघ बना रहे हैं, उसमें तुम शामिल हो जाओ। तो अंग्रेज इतने सुधर क्यों गए थे? तो इसलिए कारण जानना होगा। कारण सीधा सीधी ये था कि साहब असहयोग आंदोलन चला बड़ा व्यापक पैमाने पे, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला व्यापक पैमाने पे, इसके बाद जो साइमन कमीशन आया उसका तीव्र विरोध हुआ। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस ने प्रस्तुत की। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए, कोई निर्णय नहीं हुआ। किसान आंदोलन काफी उग्र था। किसान आंदोलन के तहत जो है वो अब टैक्स ना देने का आंदोलन चला, जिसका गांधी जी समर्थन कर रहे थे। साथ ही साथ कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा उभार था, जो मजदूरों को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात जो थी कि महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर दिया। तो चारों तरफ से अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में बहुत दिन तक हमारी सत्ता नहीं रह सकती, तो कैसे बचाया जाए। तो अब उनके लिए मजबूरी हो गई कि भारतीयों को कुछ अधिकार दिया जाए। जब तक उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक जो है ये विद्रोह बंद नहीं होगा। तो इस हेतु 1935 का अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम में प्रांतों की संख्या 5 से बढ़ा करके 11 कर दी गई। जो मात्र 3% लोगों को वोट का अधिकार था, अब लगभग 16% लोगों को वोट का अधिकार मिल गया। इसके अलावा प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता दे दी गई कि प्रांत में जो देसी रियासतें, जो प्रांत में जो सरकारें बनेंगी भारत के राजनीतिक दलों के माध्यम से, उसमें ब्रिटिश सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और जब यह आश्वासन गवर्नर जनरल ने दे दिया, तभी 1937 के चुनाव के बाद
प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई और चली भी बढ़िया से। तो ऐसी परिस्थिति में जो देसी रियासत के प्रतिनिधि अंग्रेजों ने अपनाई कि जब हम अपने प्रांत में इतना अधिकार दे रहे हैं तो देसी रियासत को अगर अधिकार देंगे तो वो हमारे पक्ष में होगी और इस आंदोलन को हम कुचल देंगे। तो आंदोलन को कुचलने के लिए पुनः एक समर्थक वर्ग खड़ा करने हेतु अंग्रेजों ने समान संघात्मकता नीति अपनाई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। क्यों जानते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ ब्रिटिश प्रांत में नहीं चल रहा था, देसी रियासत में भी चल रहा था। और यही वजह था कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो कोई भी देसी रियासत अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल नहीं हुई। अंग्रेज को भगा दिया गया। अगर देसी रियासत के राजा नहीं भागते या अपना पद नहीं छोड़ते तो फिर वहां पुनः एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता, और अंग्रेजों से तो वो मजबूत थे नहीं। इसीलिए अधिकांश देसी रियासतों ने पटेल की बात मान करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। कर दोगे तब तो बचे रहोगे, थोड़ा जो सुविधा तुम रहा, राजमहल, प्रिवी पर्स और ये सब तलवार भाला रखने का अधिकार, ये सब दे देंगे। और अगर नहीं मानोगे और अगर फौज भेज के हम कब्जा करेंगे तो फिर कुछ नहीं देंगे, मालवाल सबसे निकाल देंगे तुमको। तो कम से कम सुविधा बनी रहे, इसलिए सबने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बात समझ में आ गई? लेकिन ये इसमें क्या था, थोड़ा गौर से समझिए इस बात को, कि जो संघ बनाया गया था, ठीक है ना, संघ यानी फेडरेशन, तो किसका बनाया गया था? ये दो का बनाया गया था, ब्रिटिश प्रांत का, ठीक है ना, और दूसरा देसी रियासत, देशी रियासत का। तो इसकी संख्या तो थी 11, तो 11 में सरकार बन गया किसका? भारतीयों का। लेकिन देसी रियासत ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को, संघ के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यानी वहां 1937 में 35 के अधिनियम के तहत चुनाव नहीं हुए थे। और ऐसा क्यों देसी रियासतों ने नहीं किया? कि देसी रियासत भी जान गए थे कि अब आजादी काफी नजदीक है, अंग्रेज बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। तो यदि हम संघ में शामिल हो जाते हैं और देश स्वतंत्र हुआ तो इसका अर्थ ये ना होगा कि सारे को अंग्रेज स्वतंत्र करके जा रहे हैं, और अगर हम शामिल नहीं होंगे तो फिर अंग्रेज अपने क्षेत्र को ना स्वतंत्र करेंगे, हम आजाद रहेंगे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने जो समान संघात्मकता नीति देसी रियासतों के प्रति लागू की, वो कभी लागू हो ही नहीं पाया, यानी वो सफल नहीं हुआ। यानी 5वीं पॉलिसी अंग्रेजों की ब्रिटिश सर्वोच्चता में फ्लॉप सो साबित हुई। यही वजह था कि स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार के गृह मंत्री के द्वारा बजाबते विलय पत्र पर इन देसी रियासतों का हस्ताक्षर करवा के भारत में विलय किया गया, क्योंकि अभी भी ये स्वतंत्र थे। तो हम समझते हैं कि हम ब्रिटिश सर्वसत्ता को समझाने में पूरी तरह से सफल रहे। इसमें एक बीच में गलती हो गई थी छात्रों, वो ये कि जो व्यापक सिद्धांत पढ़ा रहे थे तो उस समय भूलवश जो है जो दूसरा चरण था उसमें हमने अंग्रेज कह दिया है। अंग्रेज के जगह पर आप मुगल शब्द समझें और लिखें। और फिर हम कल के क्लास में अर्थव्यवस्था के जो चल रहे टॉपिक जनसंख्या है उस पर बहस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है ना।